हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, जिसमें अपना अध्याय नंबर 6 केंद्र सरकार टॉपिक चल रहा था। उसमें पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था राष्ट्रपति की शक्तियां, जिसमें सामान्यकालीन शक्ति पढ़ी थी। राष्ट्रपति की शक्तियों को दो भागों में बांटा गया है, एक सामान्यकालीन शक्ति और एक आपातकालीन शक्ति। सामान्यकालीन शक्तियों के बारे में अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो इसमें देखो, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्ति में देखो, युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति शासन राज्य के किसी भाग में लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल आज तक के इतिहास में 3 बार हो चुका है। अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल 3 बार हुआ है। सबसे पहले 1962 में जब भारत और चीन की लड़ाई हुई, उस समय हुआ था। फिर उसके बाद में 1971 भारत पाकिस्तान की लड़ाई के समय हुआ था, और फिर 1975 में आंतरिक अशांति की वजह से राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो इसमें देखो, मूल भारतीय संविधान के अनुसार, अब देखो इसमें 44वां संविधान संशोधन में कुछ नई बातें जुड़ी। पहले क्या था और अभी इसमें क्या संशोधन किया गया है। मूल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में यह व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण, पहले क्या मूल भारतीय संविधान में सिर्फ आंतरिक अशांति था, उसमें सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा हुआ नहीं था। आंतरिक अशांति के कारण भारत या भारत के किसी भाग पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह तक लागू रहती थी। पहले संसद के दोनों सदनों से स्वीकृति लिए बिना यह घोषणा, यह व्यवस्था कितने समय तक लागू रहती थी? 2 महीने तक लागू रहती थी। और संसद से स्वीकृति मिलने के पश्चात इसे जब तक चाहे तब तक इसको लागू रखा जा सकता था। 44वां संविधान संशोधन। अब देखो, 44वें संविधान संशोधन में क्या किया? संशोधन किया इस अनुच्छेद के तहत 1978 में 44वां संविधान संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन के पश्चात इसमें निम्न बदलाव किए गए हैं। कौन कौन से बदलाव हुए? देखो, पहला बदलाव यह है कि इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति के साथ में सशस्त्र विद्रोह शब्द जुड़ा था। ऐसा नहीं कि राष्ट्र के किसी भाग में आंतरिक अशांति और राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, नहीं। सशस्त्र विद्रोह का मतलब है विद्रोही हथियार लेकर के विद्रोह कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में किसी की जान धन को नुकसान होता है, हथियार उठा करके विद्रोही आंदोलन कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में लगाया जाएगा। 1975 में जो आपातकाल लगाया उसमें सशस्त्र विद्रोह वाली कोई स्थिति नहीं थी। तो इसका एक हिसाब से देखा जाए तो दुरुपयोग को रोकने के लिए 44वें संविधान में इसमें कुछ संशोधन किए गए थे। बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के साथ साथ में सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका या तो हो रहा है या ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। दूसरा क्या संशोधन किया? देखो कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जब मंत्रिमंडल क्या करेगा? लिखित रूप से राष्ट्रपति को परामर्श देगा। अब देखो, पहले क्या था कि मंत्रिमंडल की पूर्व स्वीकृति लिखित में आवश्यक नहीं थी। अब संशोधन करके ये बात जोड़ दी कि मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित रूप से राष्ट्रपति को परामर्श देने के बाद में ही अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा। तो मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श राष्ट्रपति को मिलनी जरूरी, उसके बाद में आपातकाल की घोषणा की जाएगी। मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल में, उसके बाद में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा अनुच्छेद 352 के तहत। तीसरा संशोधन देखो क्या हुआ है? 1 माह के अंदर अंदर संसद के दोनों सदनों से प्रथम पटक, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करवाना जरूरी है। 1 महीने के अंदर अंदर। पहले अवस्था क्या थी कि 2 महीने के अंदर अंदर, उसमें विशेष बहुमत वाला भी नहीं था। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करवाना आवश्यक है, और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति और लेनी पड़ती है। यानी 6 महीने के बाद में आगे अगर लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो वापस स्वीकृति लेनी होती है। किसकी? संसद की। तो तीसरा संशोधन ये हुआ था। और चौथा संशोधन इसमें क्या किया? देखो,
लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके कभी भी इस आपातकाल की समाप्ति की जा सकती है। लोकसभा में उपस्थित, अगर लोकसभा के सभी सदस्य उपस्थित हैं तो साधारण बहुमत का मतलब होता है आधे से एक ज्यादा, और अगर सभी उपस्थित नहीं है, कुछ जो सांसद है वो गैर हाजिर है, तो उसमें उपस्थित सदस्यों का साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके आपातकाल की समाप्ति की जा सकती है। साधारण बहुमत होना चाहिए। और इस अनुच्छेद का जो प्रयोग है 1962 चाइना की लड़ाई के समय, 1971 भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के समय, और 1975 में इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति का हवाला देते हुए राष्ट्रपति शासन लागू किया था 25 जून 1975 को, और ये 62 की लड़ाई के समय हुआ था, और ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई और बांग्लादेश को आजाद कराया उस समय लगाया गया था। तो 3 बार अनुच्छेद 352 के तहत अभी तक भारत में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। ये तो हुआ अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति शासन। अगला है अनुच्छेद 356 के तहत जो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों का संवैधानिक तंत्र विपुल होने की स्थिति में लगाया जाता है, यानी किसी भी राज्य में शासन व्यवस्था संवैधानिक प्रावधान के अनुसार नहीं चल रही, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के कहने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, या प्रधानमंत्री को ऐसा आभास हो जाए या समाधान हो जाएगा कि इस राज्य में शासन व्यवस्था संवैधानिक प्रावधान के अनुसार या संवैधानिक उपबंध के अनुसार नहीं चल रही है, तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। इसका इस्तेमाल तो कई बार हो चुका है राज्यों में। अब इसमें देखो, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विपुल होने की स्थिति में अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से यह समाधान हो जाए कि राज्य में ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है कि राज्य में संवैधानिक प्रावधान के अनुसार शासन का संचालन नहीं हो रहा है या नहीं चलाया जा सकता है, तो वह उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं होगी। अब इसकी भी, जैसे किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना है तो संसद से स्वीकृति लेनी पड़ती है, 2 महीने से ज्यादा यूं लंबे समय तक लागू नहीं रखा जा सकता है, और अधिकतम 3 वर्ष से ज्यादा तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता, यानी 6 महीने की अवधि के तहत अधिकतम 3 साल तक रखा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं रखा जा सकता। फिर वहां क्या करवाना पड़ता है, चुनाव करवाना आवश्यक हो जाता है। तो ये हो गया अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विपुल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू। और अगला अनुच्छेद 360 के तहत, यानी वित्तीय संकट की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इसका इस्तेमाल अभी तक एक बार भी नहीं हुआ है, और इस अनुच्छेद की वही शर्तें हैं जो अनुच्छेद 352 की है, ये सेम शर्तें इसमें भी लागू है। और वित्तीय संकट की स्थिति में फिर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कुछ सब्सिडी है या अनुदान है, कुछ वेतनभोगी जो कर्मचारी है उनके वेतन में कटौती है, सैलरी में कटौती है, ऐसे करके राष्ट्रपति क्या करता है, अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाने की कोशिश करता है। तो ये तो हो गई राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। हाँ, उपराष्ट्रपति में देखो, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था करता है, यानी अनुच्छेद 52 से 62 राष्ट्रपति के लिए थे, और अनुच्छेद 63 जो है इसमें उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी देखो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, यानी उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्यों द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचन पद्धति वही अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल सक्रिय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। निर्वाचन प्रणाली में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल सक्रिय मत पद्धति के द्वारा गुप्त मतदान से उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ये वही पद्धति जो राष्ट्रपति के लिए थी, इसके बारे में राष्ट्रपति के चुनाव में पढ़ा था। अब उपराष्ट्रपति पद की योग्यता, यानी उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 साल होनी चाहिए, और उसमें राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। और इसके अलावा संसद द्वारा समय समय पर कोई अन्य आवश्यक शर्तें निर्धारित की जाती है तो उनकी भी पालना करने वाला
व्यक्ति ही उपराष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ सकता है। अब इनका कार्यकाल, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और 5 साल से पूर्व भी वो स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकता है या उनको हटाया भी जा सकता है, हटाने का भी प्रावधान है। पदच्युति या हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है किंतु वह स्वेच्छा से त्याग पत्र दे सकता है और या राज्यसभा के कुल बहुमत द्वारा, यानी राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव ला सकती है। यानी उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है पहले राज्यसभा में लाया जाता है, राज्यसभा के सदस्य कुल बहुमत द्वारा, कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करके लोकसभा के पास में भेजती है और लोकसभा उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है तो उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ेगा, पदच्युत किया जा सकता है। और ऐसे प्रस्ताव की जो सूचना है वो उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले देनी पड़ती है। यानी वही प्रक्रिया है जैसे लगभग जो अपने महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने के लिए अपनाई थी, समझा था। यानी जैसे उपराष्ट्रपति एक तरफ राज्यसभा और दूसरी तरफ लोकसभा। अब हटाने की प्रक्रिया का जो प्रस्ताव है सबसे पहले कहां आएगा? राज्यसभा में आएगा। राज्यसभा प्रस्ताव लाएगी और राज्यसभा के सदस्यों का अनुमोदन होने के बाद में प्रस्ताव यहां से पारित होने के बाद में उपराष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा। उपराष्ट्रपति 14 दिन तक का मतलब हटाने की प्रस्ताव प्रक्रिया को या मतदान की प्रक्रिया से पहले 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा और उपराष्ट्रपति फिर सूचना मिलने पर क्या करेगा? इस सदन में जहां प्रस्ताव विचाराधीन है या जहां लाया गया है वहां अपना पक्ष रखेगा। पक्ष रखने के बाद में, यानी ये हटाने की प्रक्रिया वाली नौबत क्यों आती है कि गैर संवैधानिक कार्य करने की स्थिति में ही हटाया जाता है। पक्ष रखने के बाद में सुनवाई होने के बाद में राज्यसभा सदस्य नहीं मानते हैं तो साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है। ऐसा प्रस्ताव अगर लोकसभा स्वीकार कर लेती है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना होता है। तो ये तो होगी हटाने की प्रक्रिया। अब है उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। अब उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था जो की गई है, क्यों की गई है, ऐसा कौन कौन सा कार्य है जो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है? तो पहला कार्य, जिनका महत्वपूर्ण कार्य यह है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का पदेर सभापति होता है। तो राज्यसभा के सभापति के रूप में जो सारे कार्य है वो उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। दूसरा है राष्ट्रपति की गैर हाजिरी में राष्ट्रपति पद का जो कार्यभार है वो कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। अब देखो, राष्ट्रपति की गैर हाजिरी का मतलब है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति किन किन परिस्थितियों में होती है। नंबर 1, पहली परिस्थिति ये होती है कि राष्ट्रपति स्वेच्छा से अपना पद त्याग कर देता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद खाली होता है, उस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। नंबर 2, राष्ट्रपति की पद पर रहते हुए मौत हो जाती है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद खाली होता है। ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को संभालेगा, वो कार्य करेगा। नंबर 3, महाभियोग की प्रक्रिया का प्रस्ताव पारित करके अगर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया गया तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद जब खाली होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। नंबर 4, राष्ट्रपति कार्य करने में असमर्थ है, असमर्थ या विदेशी दौरा, यानी राष्ट्रपति का विदेशी दौरा हो सकता है या राष्ट्रपति अस्वस्थ है, काम करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में कोई कार्य अगर होगा तो वो कौन करेगा? उपराष्ट्रपति करेगा। तो इन निम्न परिस्थितियों में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये राष्ट्रपति के कार्य हो गए। अब अपन अगला नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रधानमंत्री नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।